साल 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जीत का। बाबर जब भारत में आया था तब वो काबुल का राजा था। पानीपत में जीत के बाद दिल्ली की गद्दी मिली तो बड़ा बादशाह बन गया। उस घटना को 30 साल हो चुके थे। साल था 1556। एक बार फिर पानीपत में ही दिल्ली की गद्दी का फैसला हुआ था। कहने को बाबर का नाबालिग पोता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं की मौत के बाद दिल्ली का बादशाह बन गया था, लेकिन उसकी स्थिति डांवाडोल थी। अकबर के पिता हुमायूं को हिंदुस्तान से भगाने वाले शेर शाह सूरी की मौत के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह बादशाह बना। इस्लाम शाह की मौत के बाद हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमा लिया, लेकिन शेर शाह सूरी के वंशज और रिश्तेदारों का देश के अलग अलग इलाकों में कब्जा था। उन्हीं में से एक था आदिल शाह। आदिल शाह अपने ही भांजे को मारकर गद्दी पर बैठा था और आदिल शाह के पास उस वक्त का सबसे प्रभावशाली कमांडर हेमू मौजूद था। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में हेमू अपने दौर का सबसे बड़ा योद्धा था और यही हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई का सबसे अहम किरदार भी था। हेमू के बारे में जितनी हमें सूचना मिलती है वो फारसी में ही मिलती है। तारीख़ मुश्ताक़ी लिखी गई थी 1572-73 में। उसमें सबसे पहले वो अफ़गानों की तरफ का बयान है। तो हेमू के बारे में एक तो ये सब कहते हैं कि वो बनिया जाति का था और धूसर जाति का था। अब धूसर अब दो में डिवाइड हो गए हैं। अब एक हिस्सा एक भाग में ब्राह्मण हो गए, लेकिन उस ज़माने में वो बनिया समझे जाते हैं। और ये भी अबुल फल कहता है कहाँ तक सही है नहीं कि वो शुरू में उसने नमक बेचने का कारोबार रेवाड़ी में किया। नून का व्यापार था, जिसको नून का व्यापार बोला करते थे। नून का व्यापार इसेंशली आर्मीज के साथ हुआ करता था। ये दिस वाज नॉट लाइक द नॉर्मल हाउस होल्ड रेजिडेंशियल यूज वाली चीज़ नहीं थी। ये इंडस्ट्रियल यूज, मिलिट्री ग्रेड इंडस्ट्रियल यूज आइटम था जिसका कि खरीद फरोख्त करने वाले ये लोग। फिर हमें मालूम होता है कि इस्लाम शाह ने के ज़माने में वो मुलाजिमत में आया। इस्लाम शाह बादशाह हुआ 1545 में। शेर शाह सूरी का बेटा था और 1554 में उसका इंतकाल हुआ। तो ये 9 साल हुकूमत की, लेकिन बहुत उसका पूरा कंट्रोल रहा पूरे उत्तर भारत पर और बहुत मजबूत बादशाह था। तो उसके ज़माने में ये कहा ये में हेमू आया सर्विस में और उसने बहुत इसे तरक्की दी और हेमू को शहनाए बाजार यानी पूरी जितनी भी मार्केट्स थी उसके एम्पायर में उसका कंट्रोलर बनाया और इस तरह से उसको काफ़ी तरक्की मिली। इस्लाम शाह के इंतकाल के बाद उसका बेटा फिरोज़ खां था। वो छोटा बच्चा था, लेकिन उसके मामू ने उसे मुबारिस खां ने मार दिया, कत्ल कर दिया ग्वालियर में। और ये हेमू उस साजिश में शामिल थे और इसलिए जब वो मुबारिस खां बादशाह बना मोहम्मद आदिल शाह के नाम से, तो उसने हेमू को अपना वजीर बना दिया। कि ये एक मिनिस्टर था और इसका जो चार्ज था वो बेसिकली फाइनेंसेस मैनेज करना था। पर ये हमें ये याद रखना चाहिए कि किस शासक के फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है। ऐसे शासक के फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है जो कि बेरली शासन कर पा रहा है। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि हेमू ने राज और प्रशासन पर पूरा कब्जा कर लिया था। बड़ा हाकिम बन बैठा था वो। वही सारी नियुक्तियां कर रहा था और उसी के इशारे पर पुराने हाकिम निकाले जा रहे थे। वही बादशाह के नाम पर लोगों को सजा दे रहा था। इतना तय था कि हेमू बहुत सूझबूझ के साथ शासन चला रहा था। आदिल शाह की सेवा के साथ साथ हेमू अपनी संपत्ति और सत्ता में लगातार बढ़ोतरी कर रहा था। इस बारे में अबुल फजल लिखता है, हेमू बाहर से आदिल शाह के लिए पूरी तरह से वफादारी दिखा रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वो अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा था। हेमू ने खूब धन इकट्ठा कर लिया था, जिसका इस्तेमाल वो अपने वफादारों की फौज खड़ी करने के लिए कर रहा था। हेमू धन को बांटने में विश्वास रखता था और वो भी इतना कि अबुल फजल को लिखना पड़ा कि
उधार लेने वाले उसकी पूजा करते थे और उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। आदिल शाह तो कुछ करते नहीं थे, ये आगे बढ़ के जंगें करके जीत रहे थे, जंगों को वापस ले रहे थे जो हाथ से निकल गई थी। तो पूरी अफगान मोबिलिटी जो थी वो इनके साथ हो गई थी। अफगानों का कि आर्मी का अध्यक्ष बनता है और वो एक तरह से अफगानों को और दूसरे लोगों को इकट्ठा करके फिर से मुग़लों के ख़िलाफ़ एक महाज कायम करता है। हेमू ने अपनी ताकत को कभी दंभ और अहंकार नहीं बनने दिया और यही उसकी खासियत थी। हमेशा कहा जाता है कि ये खुद लड़ाई में एज ए सोल्जर कुछ नहीं थे, एज ए कमांडर बहुत अच्छे थे। तो ये कभी घोड़े पर नहीं लड़ते थे, शायद इन्हें हॉर्स राइडिंग आती भी नहीं थी। ये हाथी के हौदे के अंदर बैठ के ही सारी स्ट्रैटेजी वार की बनाते रहते थे और अफगान लड़ते रहते थे घोड़ों के ऊपर। इसी बलबूते पर हेमू कभी लड़ाइयों में नहीं हारा। उसने अपनी जिंदगी में 22 लड़ाइयाँ लड़ी और किसी में शिकस्त हासिल नहीं की। Once again, remember, essentially this is a professional army fighting an army of mercenaries. वो सक्सेसफुल वॉरियर होने के लिए जो इसके पास जो मेन चीज़ थी, रिमेंबर ये अभी भी शेरशाह की फौजें चल रही हैं। इन फौजों के साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इन फौजों ने कैश पेमेंट की सोल्जर्स लागू कर दिया। पहली मर्तबा हिंदुस्तान में सोल्जर्स के लिए कैश पेमेंट होता है। आप अपनी हफ्ते में आपको पेमेंट मिल जाएगा, आपकी तनख्वाह मिल जाएगी और आपको उस तनख्वाह को पाने के लिए केवल आप सिंगल फोकस तरीके से राजा की सेवा करते रहो, ये करते रहो। हेमू कंटिन्यूज विद दैट। सो इसकी जो फौजी हैं दे आर गुड आर्मीज। हुमायूं के मौत के बाद से ही हेमू दिल्ली पर कब्जा करने की मुहिम में लगा। अबुल फजल उसकी तारीफ में लिखता है, गौरवशाली हेमू अपने बेइंतहा पराक्रम को सूझबूझ से जोड़कर हमेशा दुश्मनों को मात देने की रणनीति पर काम करता था। भारत में उससे पहले उस जैसा राजा नहीं था। लेकिन हुमायूं की मौत के बाद मुगल पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे थे और हेमू पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा था। हेमू को जब मौत की खबर लगी, यानी आदिल शाह के दरबार में जब हुमायूं की मौत की खबर पहुंची कि उसकी डेथ हो गई है, तो हेमू ने इसे बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका समझा और यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि साहब इस समय सबसे उपयुक्त समय है कि मुगलों पर आक्रमण किया जाए और उन्हें निकाल के बाहर कर दिया जाए। ज्योतिषियों ने कहते हैं ये कहा कि भाई उन पर आक्रमण करना मुगलों पर ठीक नहीं है, उभर के चार ऐसे कि उसे अभी हराया नहीं जा सकता, ये कोई मौका उपयुक्त नहीं है। दरबार की राय भी यही थी कि मौका उपयुक्त नहीं है। वो कह रहा कि पौधा जड़ से ही उखाड़ना उचित रहता, लेकिन आदिल शाह इस बात को ताकीद नहीं करता कि इसने वो ज्योतिष पर विश्वास नहीं किया, पराक्रम पर विश्वास किया और शायद उसके बाद आदिल शाह की अधीनता का जुआ भी उसने मन से वहीं उतार दिया। जब वो आगरा की तरफ बढ़ते हैं हेमू, तो जो मुगलों का गवर्नर है इस्कंदर खां आगरा में, वो तो हेमू के नाम से ऐसे कांपता है। उस समय उज्बेक, उस समय कजाक, उस समय के मुगल, उस समय का तुर्क बेइंतहा भयभीत हैं किसी एक हेमू के नाम से, तो जो अदली का आदमी है, सेनापति है, उसका वजीर भी है, उसका ऐसे चले। वो आगरा से बिना लड़े भाग आता है दिल्ली की तरफ। हेमू की फौज में लगभग 50,000 घुड़सवार, 1,000 हाथी और 51 बड़ी और 50 छोटी तोपें थी। उसकी फौज में अफगान, बिहार और उत्तर प्रदेश के राजपूत और ब्राह्मण सैनिक थे। बहरहाल ग्वालियर और आगरा जीतते हुए हेमू दिल्ली के पास पहुंच गया। दिल्ली में तब तर्दी बेग नाम का मुगल हाकिम था। तर्दी बेग काफ़ी योग्य व्यक्ति है, पुराना अनुभवी व्यक्ति है, बड़ा लड़ाका भी है, सारे उसके साथ गुण हैं, इसलिए वो दिल्ली में भी है। अदरवाइज दिल्ली उसको किसी को उससे कम वाले को नहीं दी जा सकती थी। जो दी बेस्ट रहा होगा उसी को दी जा सकती थी, तो वही था उस वक्त। 7 अक्टूबर को हेमू की फौज और मुगल सेना जो कि तारती बेग खान के अंदर थी, वो एरिया तुगलकाबाद में मिली थी। जो जंग की मैदान था कुतुब मीनार के तकरीबन 5 मील पूरब। इन्होंने जो है मुगल सिस्टम जो वारफेयर का था वो अप्लाई किया। उसमें लेफ्ट विंग है, उसमें राइट विंग है, बीच का हिस्सा मुख्य है जिसे गोल बोलते थे वो है, और एक हरावल दस्ता होता था मुगलों का, एडवांस गार्ड। लड़ाई शुरू हुई तकरीबन 8 बजे और मुगलों ने हमला शुरू कर दिया।
मुगलों की ताकत हमेशा उनके कैवलरी पर थी, उनके घोड़सवार पर थी, और उनका स्टैंडर्ड टैक्टिक्स था कैवलरी राइट या लेफ्ट फ्लैंक से आकर के दुश्मन के ऊपर हमला करना। हेमू की ताकत थी उसके एलिफेंट्स और उसके खुद की लीडरशिप थी। हेमू की जो राइट विंग है उस पर तारदी बेग की जो बीच में सेना का संचालन कर रहा है, इसकी लेफ्ट विंग ने अटैक किया। जब मुगल का हमला आ गया उनके राइट फ्लैंक पर, तकरीबन 8000 घोड़सवार ने हेमू के राइट फ्लैंक पर हमला किया। इस हमले ने 3000 उनके सैनिकों को खत्म कर दिया। जो राइट फ्लैंक कमांडर था वो भी खुद मैदान पर गिर गया और तकरीबन 40 एलिफेंट्स उन्होंने कब्जा कर। इस वक्त लगता था कि शायद मुगल सेना ये लड़ाई जीतने वाली है। ये देख करके उनके लेफ्ट फ्लैंक पर भी मुगल घोड़सवार ने हमला कर दिया। इतने आगे चले आए कि वो हेमू के कैंप तक पहुंच गए और उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि अभी हम जीतने वाले हैं कि वो कैंप लूटने में शुरू हो गए। जैसे जैसे मुगलों का बायां और दायां अंग आगे बढ़ा, अपनी सेना को पीछे हटने का निर्देश किया। लड़ते लड़ते ये लोग पीछे हटते गए और पीछे हटते गए तो उनकी लेफ्ट विंग और उनकी राइट विंग वो आगे बढ़ती गई, ताकि मुगल को लगे वो हारने वाले हैं, वो विड्रॉ करने वाले हैं। और फिर बाकी दस्तों को लेकर के तकरीबन 3000 घोड़सवार, तकरीबन 300 घोड़े हाथी को लेकर के उन्होंने हमला किया सीधा तारदी बेग के कुल में। अगर आप मैदान देखो क्या हो रहा है। तारदी बेग का तो सिर्फ कुल और उसका रिजर्व पीछे रहा है। दोनों फ्लैंक पर उसके कैवलरी आगे चले गए, तितर बितर हो गए हैं। वो इतने दूर आ गए कि अब वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लिहाजा वो काट डाले गए। 3000 मुगल उसी हमले के अंदर खत्म हो गए और ये ताकत के साथ हेमू खुद लीड कर रहा था। ये हमला आ गया तारदी बेग के तकरीबन 200 या 300 मीटर की दूरी पर। जब उन्होंने ये देखा था क्या हो रहा है, तारदी बेग मैदान छोड़ दिया, हाथी से उतर गए और घोड़े पर बैठ करके मैदान छोड़ दिया। ये देख करके बाकी मुगल सेना भी अपने पोजीशन छोड़ करके भागने लगी। दिल्ली पर हेमू का कब्जा हो गया। हेमचंद्र ने मुगलों से अपने दम पर आगरा और दिल्ली छीना। इसके बाद क्या, हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बतौर संप्रभुता संपन्न बादशाह के रूप में बैठा था। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है। आगरा भी जीत लिया है और दिल्ली भी। अब कोई बड़ा सेंटर मुगलों के पास है नहीं। संभल से भी भाग गए, अब तो ये कहीं जंगलों में पड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, या कलानौर में है या इस तरह का है, तो वो कहीं दिखता नहीं, कोई है नहीं उस तरफ, कोई उनका उस पर मजबूत दावा करने वाला नहीं है। चूंकि शासन उनके अंडर है, आगरा उनके, दिल्ली उनका, तो समझिए कि ग्वालियर से लेकर के और सतलज तक का इलाका तो केवल और केवल उस आदमी के अधीन है, उस शासक के अधीन है। जब हेमू शासक बनता है, वो अपने लिए विक्रमादित्य की उपाधि हासिल करता है, तो वो भी जो हिंदुस्तान की पुरानी परंपराएं हैं उनमें अपने आप को डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहता है। अब क्योंकि ये पूरी इस पे अख्तियार था इसका पूरे खजाने पर और आदिल शाह पर, तो अब ये कहा जाता है कि इसने अपने आप को राजा विक्रमाजीत डिक्लेयर कर दिया या करवा लिया आदिल शाह से। इन दोनों चीज़ पर तो अब नहीं कहा जा सकता कि सही क्या था। बहरहाल विक्रमाजीत एक ऐसा टाइटल था जो पहले भी शेरशाह दे चुका था अपने कमांडर को। इस बहस के बीच इतना तो तय है कि भारत के भविष्य की सबसे निर्णायक और रक्त रंजित लड़ाइयों में से एक, जिसे पानीपत की दूसरी लड़ाई कहते हैं, उसका सबसे अहम किरदार हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू ही था। हेमू ने दिल्ली में मुगलों को करारी हार दी थी। इससे मुगलों के कैंप में डर समा गया था। संभल का गवर्नर, देखिए संभल भी बहुत बड़ी उस समय का एक सेंटर है। संभल का गवर्नर जो है अली कुली खां, वो भी भागा जाता है और ये तीनों भगोड़े गवर्नर जाकर के मिलते हैं अकबर से, यानी बैरम खां से। एक्चुअली प्रैक्टिकली वो बैरम खां है, अकबर तो बहुत छोटी उम्र का बालक है। वहाँ इन्होंने ये सलाह दी कि भाई हेमचंद्र के कारण से जो भय था वो सब में व्याप्त था। उन्होंने कहा भाई अच्छा यही है कि हम लोग यहाँ से चलें काबुल, और वहाँ से फिर स्ट्रेटेजी बना करके, सेना बना करके तब वो लड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ इस काबिल नहीं है कि हेमचंद्र का मुकाबला किया जा सकता हो। ऐसे में ये कहते हैं कि कुछ तारदी बेग से इनकी
पर्सनल थोड़ी एनिमिटी थी, दुश्मनी थी बैरम खां की, और उन्होंने ये मौका देखा और ऐसे मौके पर तलवार निकाली और वहीं उनकी गर्दन काट दी गई जब वो ऐसी सलाह दे रहे थे और वही डिस्कशन चल रहा था। बड़ा साफ मैसेज था, ये अकबर के सहमति से ही किया गया था। दिल्ली में हारने के बाद मुगल सेना बैरम खान के नेतृत्व में पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ी। बैरम खान ने दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला किया। उसकी फौज तकरीबन 20,000 की थी। उधर हेमू दिल्ली में रुका नहीं, वो मुगलों को हमेशा के लिए देश से बाहर निकालना चाहता था। दिल्ली से हेमचंद्र विक्रमादित्य के नेतृत्व में उसकी फौज पंजाब की ओर बढ़ी और दोनों की सेनाएं उसी जगह पहुंच गई जहां ठीक 30 साल पहले हिंदुस्तान की किस्मत लिखी गई थी, यानी पानीपत में। पानीपत की पहली लड़ाई ने मुगलों को भारत का रास्ता दिखाया था। अब उनके भविष्य का फैसला एक बार फिर पानीपत में ही होना था। मुगलों की सेना में हेमू का खौफ था। हेमू की सेना अपराजित थी, उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। दूसरी तरफ हेमू का खौफ अकबर की सेना में समा गया था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि कोई भी फौज अफवाहों से दूर नहीं रहती। लोग इधर उधर की बातें बहुत कर रहे थे, इसलिए शाही मुलाजिमों के दिलों में घबराहट समा गई थी। हेमू की दिक्कत लेकिन दूसरी, वो भारत के भाग्य को बदलने जा रहा था, लेकिन खुद उसका भाग्य उसका साथ देगा या नहीं, इस पर संदेह होने लगा। पानीपत के रास्ते में उसने एक दुस्वप्न देखा। एक भयंकर बाढ़ में उसका प्रिय हाथी बह गया और वो खुद डूबने ही वाला था कि उसके गले में जंजीर डालकर मुगल सिपाहियों ने उसे निकाला। सपनों का अर्थ निकालने वालों ने कहा कि इस दुस्वप्न का अर्थ है हार और मृत्यु, लेकिन हेमू तो हेमू था। उसने कहा स्वप्न के मतलब का ठीक उल्टा होगा, वही जीतेगा और जीवित रहेगा। अगले दिन जबरदस्त बारिश हुई और उसमें हेमू का बेहतरीन जंगी हाथी बिजली गिरने की वजह से मर गया। इन घटनाओं से हेमचंद्र विचलित नहीं हुआ। दिन था 5 नवंबर 1504। हेमू ने पहले मोर्चा खोला। उसके बाएं और दाएं हेमू ने मुगलों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में मुगल सैनिक मारे जा रहे थे। जो लड़ाई में मुगल सैनिक बचे वो मैदान छोड़कर भागे नहीं। उनके हारे हुए जो लेफ्ट और राइट की विंग्स थी मुगलों की, वो टूट जाती है, लेकिन टूट के उन्हीं के सैनिक घोड़ों से जाकर के फिर इनके पीछे से वार करने लगते हैं। इसको वो नहीं रोक पा रहे हैं। हेमू खुद अपने जंगी हाथी हवाई पर सवार होकर युद्ध के मैदान में था। हेमू अपने फौजियों के लिए बड़ी प्रेरणा था। अबुल फजल उस लड़ाई का विवरण करते हुए लिखता है, हेमू अपने हाथी पर बहुत शान के साथ बैठा था। उसकी शुरुआत ताकतवर थी। गजब की वीरता के साथ हेमू और उसके फौजी लड़ रहे थे। उन लोगों ने हमारे कई बहादुर सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो वो उनकी जो मनोबल है वो सेना का बहुत टूटा हुआ है। चूंकि उनका सामना किससे हो रहा है, तो हेमचंद्र विक्रमा हेमू से हो रहा है, हेमू बक्काल से हो रहा है उनका सामना। वो जो चीज़ है वो दिखाई पड़ती है। ये पक्ष भारी है, लगातार ये जीत रहा है। इन्होंने इनके दाएं पक्ष में इन्होंने अपने भांजे को रमैया को दे रखा है, वो लीड कर रहा है। बीच वाले में ये खुद हैं जो उस समय का ट्रेडिशनल युद्ध नीति है समर की, बैटलफील्ड की। और दायां पक्ष जो है वो शादी खां कक्कड़ के हाथ में है। इस मौके पर हेमू ने दिल्ली की अपनी रणनीति दोहराई। जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। हेमू के 2 सेनापति भगवान दास और शादी खान कक्कर मारे गए। लड़ाई की पूरी कमान अब हेमू के हाथों में थी। उसका दाहिना और बायां खेमा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसका पीछा करते करते मुगल अपने मुख्य दस्ते से दूर जा रहे थे। लग रहा था कि हेमू दिल्ली की लड़ाई की रणनीति को दोहराने जा रहे हैं। हेमू ने वही रणनीति दोहराई भी। हेमू ने अपने चुनिंदा हाथियों और घुड़सवारों के साथ मुगलों की मुख्य पंक्ति पर हमला बोल दिया, लेकिन हालात बदले हुए। रास्ते में दलदली जमीन थी। मुगल सैनिकों ने सोचा कि दलदली जमीन को
हेमू पार नहीं कर सकेगा। पर यह क्या, हेमू ने और उसके सैनिकों ने उस दलदली जमीन को पार किया और अब जीत और हेमू के बीच कुछ ही दूरी रह गई। लेकिन तभी सभी कुछ बदल गया। एक तीर हेमू की आंख में जा, इससे लगातार खून बहने लगा और हेमू पौधे में बेहोश हो गया। एक तीर ने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। महावत ये सोचता है कि मैं इन्हें पहले सुरक्षित ले चलूं, लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन सेना ने ये सोचा कि ये मारे गए, ऐसी स्थिति आती है और उसमें अल्टीमेटली उस हाथी को कैप्चर कर लिया जाता है मुगलों के सेना नायक के द्वारा। और इनको इस तरह से मुगल मतलब सेना हार गई, जीती हुई सी सेना हार गई और पकड़ करके रस्सी में बांध करके बाद में वो दरबार में, वहीं जो दरबार बैटल फील्ड में लगाया गया, जीती हुई पक्ष के द्वारा उनके सामने पेश किया जाता है। अकबर को कहा गया कि उसका गला काटो। उसने कहा कि नहीं, मैं इस हारे हुए गिरे हुए दुश्मन का गला नहीं काटूंगा। फिर बैरम खान ने उसका गला काटा। एक वर्जन तो अबुल फल का है कि अकबर ने मना कर दिया और दूसरा वर्जन बाकी सब मौरखों का है, जिसे मैं फरिश्ते का सही समझता हूँ। सर काटना किसी का आसान नहीं होता है, तो इसलिए इन्होंने जो तलवार वार किया उसमें कुछ नहीं हुआ, तो फिर बैरम खान ने बहुत जोर से तलवार से उसकी गर्दन काटी। भारत के महानतम योद्धाओं में से एक हेमू का सर काट दिया गया। उसके कटे हुए सिर को काबुल भेजा गया, जबकि उसके धड़ को दिल्ली के पुराने किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। मुगल परंपरा के मुताबिक हेमू की सेना में मारे गए सैनिकों के सर से मीनार बनाए गए। पानीपत की इस दूसरी लड़ाई के बाद हेमू की कहानी खत्म हो गई और अकबर की शुरू हुई। लेकिन इतिहास के रक्त रंजित पन्नों से हेमू और उसकी वीरता की कहानी मिटी नहीं।